हेलो, आज हम लोग सीडीपी के 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं सॉल्व कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, 10 मिनट में 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। मूल्यांकन को क्या सूचित करना चाहिए? मूल्यांकन किस लिए किया जाता है? बच्चों का मूल्यांकन किस लिए किया जाता है? इसका बोलने का मतलब ये है। ठीक है, प्रश्न एक बोल रहा है कि मूल्यांकन को क्या सूचित करना चाहिए, क्या बताना चाहिए? वह कार्य जो विद्यार्थी नहीं कर सकता, ऐसा बोलना चाहिए। वह कार्य जो विद्यार्थी नहीं कर सकता, ये दर्शाता है मूल्यांकन। या दूसरों की तुलना में विद्यार्थियों का प्रदर्शन दिखाना है मूल्यांकन का मतलब। विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है, इसका विस्तृत ब्यौरा रखने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। यह उपयुक्त उपनाम जैसे मन बुद्धि, कुशल बुद्धि इत्यादि से विद्यार्थी का उल्लेख बोल रहा है ना। मूल्यांकन करने का उद्देश्य क्या होता है क्लास में? वह कार्य जो विद्यार्थी नहीं कर सकता, ऐसा तो बिल्कुल बोलना नहीं है कि वो कार्य जो विद्यार्थी नहीं कर सकता। दूसरे की तुलना में विद्यार्थी का प्रदर्शन, दूसरे का तुलना करना नहीं है। ठीक है, ये गलत है। अब 4 नंबर देखते हैं। उपयुक्त उपनाम जैसे कि मन बुद्धि, कुशल बुद्धि इत्यादि से विद्यार्थी का उल्लेख, मतलब कि क्लास में बच्चे को मूल्यांकन के दौरान अलग अलग नाम से संबोधित करना, तो ये तो गलत है। ऐसे बच्चे के साथ कभी नहीं करना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा? मूल्यांकन का उद्देश्य ये होता है कि विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है इसका विस्तृत वर्णन रखा जाए, ब्यौरा रखा जाए। ठीक है, जिसको पोर्टफोलियो भी कहते हैं। तो हमारा आंसर 1 नंबर सही होगा। सॉरी, हमारा आंसर 3 नंबर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। पाठ्य पुस्तक में स्त्रियों का स्त्रियों को क्या केवल नारीवादी विशेषता जैसे पालन पोषण देखभाल करने वाले संवेदनशील के रूप में चित्रण किसका उदाहरण है? देखो, नारी को हमेशा किस लिए देखा जाता है? घर के काम काज के लिए देखा जाता है, पालन पोषण के लिए देखा जाता है बच्चे का, और घरेलू काम के लिए देखा जाता है, जाना जाता है। तो इस ऑप्शन में बता रहा है कि कौन सा सही होगा। स्त्री की जन्मजात क्षमता का चित्रण है, इसलिए कि स्त्री जन्मजात है वैसा ही है। ये जेंडर पक्षपात दर्शाता है, ये जेंडर समानता दिखाता है, ये जेंडर समता दिखाता है। तो देखो, स्त्री की जन्मजात क्षमताओं का चित्र, ऐसा तो है नहीं कि स्त्री की जन्मजात क्षमता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्त्री जन्म से ही ऐसी होती है। नहीं, वो ऐसी बना दी जाती है। स्त्री क्या है? बना दी जाती है। स्त्री होती नहीं, स्त्री बना दी जाती है। तो ये बिल्कुल ही नहीं है, ये गलत होगा। फिर बोल रहा है कि क्या दर्शाता है? जेंडर समानता कब होता? जेंडर समानता जब होता है जब पुरुष को हम घर के काम में दिखाते हैं, महिला को बाहर दिखाते, जॉब करते हुए, बाइक चलाते हुए, तो जेंडर समानता होती है। पुरुष और महिला को एक ही काम में दिखाते हैं तो जेंडर समानता होती है। पर जेंडर समानता यहाँ है नहीं। यहाँ सिर्फ नारी के बारे में बोल रहा है, नारी घर के काम काज के लिए बनी है। वो क्या चित्रण कर रहा है? जेंडर समता भी नहीं होगा, क्या होगा? जेंडर पक्षपात। ठीक है, हमारा आंसर होगा 2 नंबर जेंडर पक्षपात। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता? लेव वाइगोस्की का जो सिद्धांत है, पहले उसको जानिए क्या है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। लेव वाइगोस्की ने क्या बोला? बच्चा जितना समाज के साथ क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, संबंध बनाएगा, उतना सीखेगा। जितना अंतःक्रिया करेगा उतना सीखेगा। लेव वाइगोस्की ने, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ लेव वाइगोस्की का। ठीक है, अब उसमें देखना है कि लेव वाइगोस्की में कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो, अनुक्रिया उद्दीपन संबंध दिखा रहा है या पाठ दिखा रहा है, भाषा या सामाजिक अंतःक्रिया। तो बोल रहा है कौन सा प्रभावित नहीं करता है। तो देखो, पाठ तो है, पाठ है, पाठ के बारे लेव वाइगोस्की ने बताया है। ठीक है, पाठ जो विद्यार्थी कोई काम कर रहा है उसको थोड़ा सा सहायता देना पाठ है। ठीक है, तो उसको बताया है कि हाँ ये प्रभावित करती है। भाषा प्रभावित करती है, भाषा के द्वारा बच्चे सीखते हैं तो भाषा प्रभावित करती है। सामाजिक अंतःक्रिया तो वो दिया ही, समाज के साथ जितना इंटरेक्ट करे बच्चा उतना सीखेगा। तो इसमें बोल रहा है इसमें कौन सा नहीं है? तो अनुक्रिया उद्दीपन संबंध नहीं है। समझ में आ गया होगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों जैसे हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, पहले तो याद रखिएगा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत गार्डनर ने दिया है? बहुआयामी सिद्धांत दिया है गार्डनर ने। अब बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं। ठीक है, बुद्धि के 8 प्रकार बनाया। आप लोग बोलेंगे तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगी, उसे कमेंट कीजिएगा आप लोग। बुद्धि के 8 प्रकार दिए हैं, उसे बताया। तो इसमें बोल रहा है कौन सा हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार नहीं है। ठीक है, तो बुद्धि को मानकीकृत परीक्षाओं द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है। ये या बुद्धि के अंतर्गत कई स्वतंत्र बुद्धियाँ आती है। ये बुद्धि अनुवांशिक और पर्यावरण कारकों जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। ये प्रेरक परिवेश प्रदान करने में बुद्धि को बढ़ावा दे। देखो,
बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षा द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि परीक्षा लेकर ही सिर्फ बुद्धि को बताया जा सकता है। तो क्या बोल रहा है, क्या नहीं है, तो हमारा 1 नंबर आंसर, 1 नंबर हमारा आंसर होगा नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। बाकी उन्होंने बुद्धि को बताया, बुद्धि के अंतर्गत कई स्वतंत्र बुद्धियाँ आती है। बोला है हम गार्डनर ने कि हर बुद्धि क्या है, अलग अलग है, स्वतंत्र है। बुद्धि अनुवांशिक और पर्यावरण कारकों द्वारा निर्धारित होती है, बिल्कुल सही है। प्रेरक परिवेश प्रदान करके बुद्धि को बढ़ावा दिया जा सकता है, जैसे किसी प्रशिक्षण के द्वारा बुद्धि को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, 1 नंबर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ते हैं। देखो, हाशिए पर रहने वाले समुदायों में पहली बार स्कूल में प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों को शिक्षिका कैसे मदद कर सकती है। मान लो हाशिए पर मतलब कि जो समुदाय है ना, वंचित है सब कुछ से, ठीक है, उसको एक शिक्षिका कैसे मदद कर सकती है। उसको स्कूल के बाद निजी ट्यूशन रखने को कहकर, ऐसा तो बिल्कुल करना नहीं है। ट्यूशन करने के लिए बच्चों को बोलना नहीं है। उपयुक्त पाठ देकर कक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देकर 2 नंबर साइड लगते हैं। उन्हें बहुत से जटिल कार्य पत्रक गृह कार्य देकर, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, गृह कार्य नहीं देना है बच्चे को, ज़्यादा गृह कार्य नहीं देना है, बल नहीं देना है बच्चे पर। उन्हें असफलता का भय पैदा कर स्वयं मेहनत करे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बच्चा जब भय में रहेगा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, 2 नंबर सही होगा। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। समावेशी शिक्षा जानते हैं, सबको समान शिक्षा का अधिकार समावेशी शिक्षा। ठीक है, विशिष्ट जरूरत वाले विद्यार्थियों का वियोजन, विशिष्ट जरूरत वाले विद्यार्थियों का वियोजन करना है, बिल्कुल नहीं। तो हमारा तो 1 नंबर ऑप्शन गलत होगा, वियोजन बिल्कुल नहीं करना है। विशिष्ट जरूरत वाले विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट शिक्षा, ऐसा भी नहीं करना है कि समावेशी शिक्षा का मतलब है सबको समान शिक्षा। ठीक है, विशिष्ट जरूरत वाले विद्यार्थियों को बिना विशिष्ट जरूरत वाले विद्यार्थियों के स्तर पर लाना, यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थियों को समान स्कूली शिक्षा प्रदान करने का हक है। तो ये भी नहीं होगा, तीसरा हमारा आंसर होगा 4था नंबर, यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थियों को समान स्कूली शिक्षा में शिक्षा पाने का हक। क्योंकि समावेशी शिक्षा का मतलब ही है सबको समान रूप से शिक्षा देना, एक साथ एक स्तर पर सबको समान रूप से शिक्षा देना। चलिए, समावेशी शिक्षा क्या मांग करती है। अब पूछ रहा है समावेशी शिक्षा किस चीज़ का मांग करती है। ठीक है, तो अब देखो हम लोग पढ़ेंगे इसको, समावेशी शिक्षा क्या मांग करती है। देखो, व्यक्तिगत विभिन्नता को पहचानते हुए पाठचर्या में लचीलापन लाना, बिल्कुल सही है। ठीक है, विद्यार्थी की क्षमताओं के आधार पर पृथक्करण करना, पृथक्करण नहीं किया जाता है। ठीक है, बच्चे को पृथक्करण नहीं करना है। सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठचर्या के द्वारा सिर्फ हम बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसको बाहरी जीवन से जोड़ना होगा ज्ञान को, तभी पढ़ा सकते हैं, सिर्फ पाठचर्या के द्वारा नहीं पढ़ा सकते। विशिष्ट जरूरत वाले विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, ऐसा नहीं है। कभी किसी के लिए जॉब के लिए शिक्षा नहीं देना, व्यवसाय के लिए शिक्षा नहीं देनी है, याद रखना। तो हमारा आंसर नंबर 1 सही होगा। देखिए, पठन विकल्प वाले विद्यार्थियों की पहचान किन अभिलक्षणों द्वारा किया जा सकता है, क्या की जा सकती है। ठीक है, पठन विकल्प वाले विद्यार्थियों की पहचान किन अभिलक्षणों द्वारा की जा सकती है। जिसको पठन में कठिनाई है, ठीक है, उसको हम किस प्रकार पहचान सकते हैं, ये बोलने का कोशिश कर रहा है। देखो, शब्दों की पहचान, विषय संकेत और वर्तनी संघर्ष, ये रखते हैं साइड में। ध्यान न केंद्रित कर पाना, अतिक्रियाशीलता, आवेगशीलता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पठन के बारे में बोल रहा है, तो ध्यान न केंद्रित करने से इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मौलिकता, प्रभाव, लचीलापन नहीं है। मौलिकता, प्रभाव, लचीला, मांसपेशियों के संचालन, गति और समन्वय की कठिनाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमारा आंसर होगा 19 का 1 नंबर। जो बच्चे तकलीफ, पठन में जिसको तकलीफ है उसको वही हम पहचान कर सकते हैं। ठीक है, चलो 20 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान नहीं है, पूछ रहा। ठीक है, नहीं बोला अपन ना, ध्यान दीजिएगा। अगर हाँ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो निरंतर प्रवीणता, अभिमुखीकरण व्यवहार, ये तो प्रतिभाशाली में होगा। निरंतर प्रतिभावान हो रहेगा, प्रवीणता रहेगी उसमें। समकक्षियों की तुलना में उच्चतर सामाजिक कौशल और परिपक्वता, स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान, ये बिल्कुल सही है। बौद्धिक जिज्ञासा उसमें होगी, तो कौन सी नहीं होगी, समकक्षियों की तुलना में उच्चतर सामाजिक कौशल और परिपक्वता। तो हमारा आंसर होगा 2 नंबर। ठीक है, आप
आई होप मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और जो चैप्टर पढ़ना है मैं कमेंट कर दीजिएगा, मैं पढ़ा दूँगी।